हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नीट का जो भी सिलेबस अपडेट हुआ है 2024 के लिए वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। आज से हम जो है नीट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और किस हिसाब से मैं आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इसका टाइम टेबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। एक बार आज से जो है हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो है डाइजेशन। बट आपको पता है डाइजेशन चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, इस वजह से हम ब्रीदिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो व्हाट इज ब्रीदिंग। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रीदिंग नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक जो नॉर्मल प्रोसेस है ये ब्रीदिंग कहलाता है। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग का क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल्स। ओके, तो सेल क्या करेंगी, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को दे देंगी। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, नॉर्मल प्रोसेस। ओके, बस इतना ही। बट रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो पहली बात रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल होता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम डाइजेशन पढ़ते हैं फिर ब्रीदिंग पढ़ते हैं, इसका सीक्वेंस जरूरी है। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी अभी सिलेबस में नहीं है नीट के, इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ, बट जैसे टाइम मिलेगा वो भी मैं आपको बना कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे रेस्पिरेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन में हमको क्या मिला, ग्लूकोज। हमने फूड खाया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फूड से रिलेटेड, तो फूड खाया, फूड में हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज मिल गया, अब हमने क्या, जैसे रेस्पिरेशन किया तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमको यहाँ पर एटीपी मिलते हैं। एटीपी मिलते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो कि एक वेस्ट गैस है जिसको हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये पूरा चलता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताती हूँ। देखो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज टूटा और ग्लूकोज टूट के हमको क्या मिला, पायरुवेट मिला। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। अब आगे चल के क्या होता है, पायरुवेट से हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA जो कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन नाम के प्रोसेस से हमको क्या मिलेगा, एसिटाइल CoA मिलेगा। ओके, अब इसके आगे देखो, एसिटाइल CoA आगे कहाँ जाता है, आपको पता होगा, क्रेब्स साइकिल में जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है और वहां से हमको क्या मिलते हैं, हमको मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से NADH2, FADH2, इस टाइप के हायर एनर्जी के जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं। फिर ये आगे जाते हैं ETC के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इनमें से निकल के हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है और यहाँ पर हमको जो है ATP मिलते हैं और प्लस जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है और चल के हमको आगे लास्ट में ATP मिलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है जो कि किसके अंदर चलता है, हमारे सेल के अंदर चलता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग किस लिए होता है, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और फिर आगे चल के पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये पूरा रेस्पिरेशन है। ये हम प्लांट का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, बट मैंने सोचा यहाँ पर बताना थोड़ा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखें कि ब्रीदिंग को समझे, अभी हमको तो ब्रीदिंग देखना है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास में लंग्स है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स में तो हमने क्या किया, जैसे गैसेस इनहेल करी तो हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर छोड़ दिया। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुआ। ब्रीदिंग की कुछ स्टेजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया और ऑक्सीजन हमने अंदर ले लिया।
इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। इट इज नॉर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हमको पता है कि लंग्स के अंदर एल्विलाई की सेल्स होती हैं, ठीक है, एल्विलाइज प्रेजेंट होती हैं, और जैसे ये एक एल्विलाई है, इसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज लगी होती हैं, ठीक है, एल्विलाई के ऊपर कैपिलरीज लगी होती हैं। तो क्या होता है, एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, ठीक है, और एल्विलाई के पास क्या है, एल्विलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगी, जैसे ये कैपिलरी बताऊं मैं और ये पूरा एल्विलाई है मान लो, तो एल्विलाई क्या करेगी, कैपिलरी को तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी और कैपिलरी से ऑक्सीजन ले लेगी। इट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से हो रहा है ये, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। तो ये कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड है, तो ब्लड क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेगा, ठीक है, ताकि उसे वो बाहर निकाल सके। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे कि लंग्स है, ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे आपका हार्ट है, ये लंग्स है, लंग्स में जो एल्विलाई है उसके ऊपर जो कैपिलरी है वो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो लंग्स से जैसे ये कैपिलरीज आई हार्ट के अंदर, ओके, हार्ट से ये कहाँ जाएंगी, ब्लड लेके कहाँ जाएंगी, ये ऑर्गन है तो ऑर्गन को मैं ऐसा मिला देती हूँ, ठीक, ऑर्गन में जाएंगी, ऑर्गन से वापस हार्ट में और हार्ट से वापस लंग्स में। अब प्रोसेस क्या होता है उसको देखना, ठीक है थोड़ा। तो ये आपका क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये ऑर्गन है। हम देखते हैं जैसे कि ये वाली जो आपकी कैपिलरी, ये जो आपको दिख रही है, ये वेन है, कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है। ये है आपका सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है, और ये भी क्या है, सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन है। जो भी हार्ट में जाता है वो वेन कहलाती है ना, और जो हार्ट से बाहर आती है वो आर्टरी कहलाती है, हम जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो लंग्स से कैपिलरी जो वेन आ रही है वो क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया। तो ये कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, कहाँ जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में, ताकि हार्ट पंप करे और किसको दे दे आगे चल के, ऑर्गन्स को। ये भी ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ऑर्गन्स में गया तो ऑर्गन्स ने क्या करा, उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो ब्लड जाएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा, तो यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा और वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ताकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए और ये ऑक्सीजन यहाँ से कंज्यूम हो जाए ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है, ये सर्कुलेशन के अंदर आता है, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। तो ब्रीदिंग की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज तो क्या हो गई आपकी, ब्रीदिंग हो गई, नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज करना। सेकेंड स्टेज आपकी क्या होगी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, जिसमें आपने क्या किया कि ऑक्सीजन आपने किसको दिया, कैपिलरीज को दिया, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, मतलब एल्विलाइज की कैपिलरीज को दिया। और थर्ड आपका होगा, जो यहाँ पर लिख लेती हूँ, थर्ड आपका होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में आपने क्या किया कि जो आपका ऑक्सीजन है वो किसको दे दिया, ऑर्गन्स को दे दिया, ठीक है। और फोर्थ आपकी स्टेज आएगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया पूरा डिटेल में, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सारा। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा, इनसाइड सेल के अंदर होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये चार आपकी स्टेजेस हैं रिलेटेड टू ब्रीदिंग की चार स्टेजेस है, ठीक है। एक बार वीडियो को वापस आप पीछे जाकर देखना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, बट ये सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इसके बाद एक बार डायग्राम समझ लेते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, उसका डायग्राम कैसा है, क्या क्या ऑर्गन्स उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक डायग्राम बना हुआ है, किसी भी इंसान का नाम ले लो, ठीक है, मोहन है, सोहन है, कोई भी है, ठीक है, ये इंसान बना हुआ है, ठीक है। तो इसके पास में सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रील है, नॉस्ट्रील है यहाँ पर। नॉस्ट्रील के बाद में नेसल चैम्बर है, नेसल चैम्बर के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो फेरिंग्स है,
एक बार मैं आपको सारे नाम बता देती हूँ, फिर उसका फंक्शन बताऊंगी। फिर क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद में एपिग्लोटिस है, ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो रहा है और ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस के अंदर, उसके बाद आगे चल के ब्रोंक्यूलाई है, इसके अंदर एल्वुलाई की सेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक समझते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल हमारे नाक के जो होल होते हैं वो नॉस्ट्रिल कहलाते हैं, है ना। नॉस्ट्रिल आगे जाके नेजल चैम्बर में ओपन होते हैं। नेजल चैम्बर में हमारे कुछ टाइनी हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसे नहीं है बॉडी में, सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो वो हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, हेयर का फंक्शन होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को प्यूरिफाई करना, ठीक है, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल हम इनहेल कर रहे हैं ना, एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल जा सकता है, कुछ भी छोटी चीज़ें जो है एयर के साथ में जा सकती है, तो वो क्या है हमारे लंग्स में चली गई तो हमको इन्फेक्शन कर सकती हैं, तो उसे क्या है हटाना ज़रूरी है ना। तो उसे प्यूरिफाई करना, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करना, ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन करना, जैसे ठंडी हवा जा रही है तो उसे क्या है थोड़ा वार्म करके फिर अंदर भेजेगा, ठीक है। तो ये 3 काम जो है, जो टाइनी हेयर्स प्रेजेंट है नोज के अंदर, उससे होते हैं। आजकल लोग वैक्सिंग करके उसे रिमूव करा देते हैं, बट इट इज़ नॉट, ये कोई सही चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हेयर्स जो है वो ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके। कुछ भी चीज़ बॉडी में ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़, ठीक है। तो नेजल चैम्बर का मैंने आपको फंक्शन बताया। आगे देखो, आगे क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड के लिए कॉमन पाथवे क्या है, फेरिंग्स है, यहीं से फूड और एयर जाती है। उसके आगे जो है फूड पाइप आ जाता है, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, डाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद देखेंगे तो ग्लोटिस है, और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन है, वो क्या है, एपिग्लोटिस है, इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, है ना, तो ये जो ढक्कन है एपिग्लोटिस है, ये खुलता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये इस तरीके से क्या है, खुलेगा, एपिग्लोटिस क्या करेगा, खुलेगा ताकि हवा अंदर जाए। और उसी टाइम पे हम खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं तो क्या होगा, खाना भी जो है हमारे फूड पाइप में, विंड पाइप में जा सकता है और हमें खांसी आ जाती है, ठीक है, एकदम से। तो उसको बचाने के लिए ही एपिग्लोटिस ढक्कन होता है जो कि बंद हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आगे क्या है, लेरिंग्स है। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ आप बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो मान लो कि 2 वायर जैसे चीज़ें होती हैं, जो क्या है, जैसे कि हम एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकलती है हमारे नाक से, तो उस टाइम में क्या होता है, वो वाइब्रेट करती हैं और हम जो है जो भी बोलते हैं वो साउंड प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है। तो लेरिंग्स है, इसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके आगे हम जाएंगे, लेरिंग्स के आगे तो हमारे पास ट्रैकिया है, जिसे विंड पाइप बोलते हैं। इसके ऊपर ही सी शेप की कार्टिलेज लगी हुई है। इनका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है कि जैसे स्ट्रॉ देखा है आपने कभी, स्ट्रॉ में हम जैसे मान लो जूस पी रहे हैं या कुछ भी हम लिक्विड उसे सक कर रहे हैं, तो सक करेंगे उस टाइम में क्या होता है कि स्ट्रॉ चिपक भी जाती है कभी कभी, ठीक है, कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि जैसे हमने एक्सहेल किया तो हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स हो जाए, वो चिपक जाए, तो फिर तो हम गैसेज एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसे कोलैप्स होने से रोकने के लिए यहाँ पे कार्टिलेजियस सी शेप की रिंग्स लगी होती है, वो कोलैप्स नहीं होने देती, ओके। नेक्स्ट आगे क्या है, ये ट्रैकिया जो है डिवाइड हो रहा है आगे चल के, ठीक है। ये हमारे लंग्स है दोनों, लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पर ट्रैकिया आगे चल के इंसर्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। तो यहाँ पर आपका जो है प्राइमरी ब्रोंकस एक बार डिवाइड होगा, तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंड ब्रांच इसकी कहलाएगी सेकेंडरी ब्रोंकस, और थर्ड ब्रांच इसकी कहलाएगी टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है। ये ऐसे ट्री के जैसे ब्रांचेस दिख रही है, इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड बार ये डिवाइड होगा, और यहाँ तक इसके जो है थर्ड बार ये जो डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकस तक, यहाँ पर जो है ये कार्टिलेज रिंग जो है वो प्रेजेंट होंगी। इसके आगे चल के टर्मिनल ब्रोंक्यूलाई जो है, आगे इसका जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे, आगे जो फर्दर ये डिवाइड होगी ब्रांचेस उसे हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूलाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूलाई के ऊपर कोई भी कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इससे आगे जो है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये है एल्वुलाई की डक्ट है, एल्वुलाई की डक्ट है, और ये क्या है, ये है एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई है, वो एल्वुलाई की डक्ट है। यहीं पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और इसी से जो है गैसेज एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ देखें तो ये आपका जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ऊपर और अंदर 2 हैं, ठीक है, पल्मोनरी मेम्ब्रेन, एक के बाहर एक के अंदर, इंटरनल एंड जो आउटसाइड है, 2 पल्मोनरी मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर, ओके। और इनके बीच में जो है फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलेंगे इसे,
पल्मोनरी नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनर एंड आउटर साइड में, और उनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? तो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है कि जो ये 2 मेम्ब्रेन है इनर और आउटर साइड में, इनके बीच में थोड़ा जो है फ्रिक्शन को कम करना और इसको मॉइस्चर रखना। ये काम किसका है? मॉइस्चर प्रोवाइड करने का और फ्रिक्शन को कम करने का काम किसका है? प्लूरल फ्लूइड का। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये हार्ट प्रेजेंट है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक नोच होता है, यानी खड्डा सा होता है इसमें, जो हमारा ये लेफ्ट साइड का जो लंग है उसमें आता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये हम देखेंगे ये डायफ्राम है। डायफ्राम एक स्केलेटल मसल है। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कभी। एक चीज और है कि जो ये हार्ट प्रेजेंट है हमारा, ये कहाँ प्रेजेंट है? मीडियास्टिनम के अंदर, यहाँ पर ये हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो तो एक बार इसी में देख लेते हैं हम। जैसे कि आपने नाक से सांस लिया, ठीक है, गैसेस अंदर आई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ ही पहले तो सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो एयर अंदर आई, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से एयर आगे जाएगी, आगे जाने के बाद में ये लास्ट में पहुंचेगी एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई के अंदर जाकर क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो कैपिलरीज है उसके साथ में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है, ब्लड को दे दी जाती है और ऑर्गन तक पहुंचा दी जाती है हार्ट के थ्रू, है ना। और फिर जो ऑर्गन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो वापस लंग्स में आके और बाहर एक्सहेल कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अभी हम देखें कि जैसे ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, मान लो लंग्स हैं, और लंग्स के पीछे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पीछे हमारा वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है। ओके, और आगे हमारे लंग्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है, बीच में स्टर्नम प्रेजेंट है ना। और लंग्स के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी ट्रू रिब्स हो गई, है ना। और बाकी आपकी 1 2 3 जो है आपकी फॉल्स रिब्स हो गई, और इसके अलावा जो है फ्लोटिंग रिब्स 2 और होती है ना। तो ये आपकी जो है यहाँ पर ये ट्रू रिब्स, ये फॉल्स रिब्स और ये फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई? ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है और ये आपकी रिब्स हैं। ठीक है, तो 3 चीजें प्रेजेंट हुई। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? पीछे है, तो पीछे है तो हम इसे क्या बोलेंगे? डोर्सल साइड। स्टर्नम आगे है तो हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल साइड। ठीक है, और जो रिब्स है आपकी ये लैटरल साइड में है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ नीचे क्या है? नीचे क्या है? डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो हमको क्या करना है? जैसे आप ब्रीदिंग करोगे तो ये आपकी कैविटी जो स्पेस है वो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज होगी। थोरेसिक यानी यहाँ से जो ऊपर का पार्ट होता है उसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, है ना। तो ये आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे बलून में आप हवा भरोगे तो वो इंक्रीज होगी, है ना। जगह क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो अंदर हवा जाएगी, है ना। तो इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कुछ मसल प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये तो आपका है ही मसल डायफ्राम, स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? देखो, जैसे ही हम अंदर एयर लेते हैं तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होकर अभी कैसा है? अभी इस तरीके से ना डोम शेप में है।
फिर ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अभी ऐसा है तो नीचे हो जाएगा, ऐसा है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पेस बढ़ेगी, यहाँ पर स्पेस बढ़ेगी, और ये जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये भी बाहर की तरफ जो है आ जाएंगी, मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो इससे अंदर हवा भर पाएगी, अंदर जगह बढ़ जाएगी थोड़ी सी कैविटी की, तो हम इनहेल कर पाएंगे। ओके, ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस, इनहेल करने का। ओके, इनहेल करने का जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का। ओके, अभी एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है तो ये जो आपका डायफ्राम है ये फिर से कैसा डॉम शेप में हो जाएगा, ठीक है, और ये मसल्स भी जो है रिलैक्स हो जाएंगी। तो जब आपको एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है उस टाइम में मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, पैसिव, इसमें कोई भी आपको एनर्जी नहीं देनी। ये एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर मसल्स क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो वो कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। ओके, और ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्सहेल करने का, मसल को सिर्फ रिलैक्स करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा प्रोसेस होगा, पैसिव प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से आप एक चीज और है कि जो आपका इनहेल करते टाइम में जो आपका थोड़ी सी कैविटी इंक्रीज हो रही है ना, ये किस डायरेक्शन में हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे आगे और पीछे की तरफ इस तरीके, ओके। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये आपका जो है इंक्रीज होती है थोड़ी सी कैविटी। तो ये पूरा डायग्राम था आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को वापस से जरूर देखें। नेक्स्ट, इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का जो है, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। ओके, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग का इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन पूरा वो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ रह गया है, तो क्या रह गया है, जैसे कि कितनी बार हम एक्सहेल इनहेल करते हैं, 12 to 16 टाइम पर मिनट। और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर, जिसकी हेल्प से हम जो है वी कैन मेजर पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है, ध्यान रखिए। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होती है, वॉल्यूम्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बताऊंगी, उनके बारे में आपको वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और कुछ रह तो नहीं गया, एक मिनट, एक बार मैं देख ले रही हूँ, कुछ रहा तो नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया जैसे कि इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए ये नॉर्मल कंडीशन में था, ठीक है। अभी आपको अगर फोर्स्ड एक्सपायर करना है, ठीक है, फोर्स्ड एक्सहेल करना है, एक्सपायरेशन फोर्स्ड तरीके से करना है, आप जानबूझ के ज्यादा एयर बाहर निकालना चाहते हो, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, जो आपकी लंग्स थे, अभी मैं एक ही बना के बता रही हूँ, ठीक है, इनके पास में अभी तक हमने देखा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से होगा। अभी देखो बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के नीचे क्या होगा, कौन सी मसल होगी, एब्डोमिनल मसल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप चाहते हैं कि हम ज्यादा एयर बाहर निकालें, फोर्सफुली एयर आप, ठीक है, निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप निकाल कर भी देख सकते हो। फोर्सफुली जब आप एयर बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पेट से, यानी एब्डोमेन मतलब पेट होता है, तो एब्डोमेन की जो मसल है ये ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है, ये ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करेंगी, और जो आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करेगी, और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अपना जो लंग्स है उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ताकि क्या हो, यहाँ की साइज कम हो सके, समझ रहे हो आप। जैसे ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी साइज छोटी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, हम फोर्सफुली ज्यादा एयर को एक्सहेल कर पाएंगे। तो ये फोर्सफुली एक्सपायरेशन का मेथड था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कुछ रह गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।